नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के लाइव में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और एक और इंटरेस्टिंग विषय के साथ आज हम इस लाइव में जुड़े हैं। चलिए, जब आप भारत की बात करते हैं तो भारत के नक्शे से बाहर आप किन देशों पर नज़र डालते हैं, किन देशों को देखते हैं, किन देशों के बारे में जानना चाहते हैं, भारत के जो रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं। आपको ले चलते हैं वेस्टर्न एशिया की एक बहुत ही पॉपुलर कंट्री इज़राइल की तरफ, जिसके पड़ोस में एक तरफ लेबनान है, सीरिया है, इजिप्ट है और फिलिस्तीन है, एक तरफ रेड जॉर्डन है और उसका जो एक शोर है उस पर रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी है। किस तरह की भारत की साझेदारी है इजराइल के साथ, 30 साल में भारत के जो रिश्ते हैं इजराइल से वो किस दिशा में पहुंचे हैं, किन क्षेत्रों में हमारी इजराइल के साथ जो कॉपरेशन है वो बहुत ही अच्छे स्तर पर है। क्या हम किस स्तर पर सिक्योरिटी की बात करें तो किस स्तर पर हम इस कॉपरेशन को, इस साझेदारी को आगे लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जियो पॉलिटिक्स में इस साझेदारी का दूसरे देशों पर क्या असर होगा, साथ ही क्या हम एजुकेशन की बात करें या ट्रेड की बात करें या इरिगेशन की बात करें तो या इनोवेशंस की बात करें तो इजराइल के साथ भारत की साझेदारी किस दिशा की तरफ मुड़ रही है, ये रिश्ते किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, पिछले 30 सालों में कितने ये विकसित हुए, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रंजीत कुमार जी, जो कि स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं और देश के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के हिंदी अखबार जो नवभारत टाइम्स है उसके डिप्लोमेटिक एडिटर रह चुके हैं। कई विषयों पर हम बातचीत करते रहते हैं कि क्यों हमें विदेश मामलों के बारे में जानना ज़रूरी है। भारत में रहते हुए जब भारत के मानचित्र से हम बाहर निकलते हैं, बाहर देखते हैं तो कौन कौन से देश हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, उन देशों से हमारे रिश्ते कैसे हैं और उसका हमारे देश पर क्या असर पड़ता है और इनडायरेक्टली हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। रंजीत जी, तो अगर हम इजराइल से भारत के रिश्तों की बात करें तो पिछले 30 सालों में ये रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं और इजराइल के बारे में अगर हम हमारे दर्शकों को कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप बताएं शुरुआत में। देखिए, इजराइल नाम का जो देश है इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय विवादों के बीच हुई थी, लेकिन 1948 में इसकी स्थापना हुई और 1950 में भारत ने इसको मान्यता प्रदान कर दी। लेकिन उस इलाके में जो फ़लस्तीनियों का दावा था कि उनका अपना देश स्थापित होना चाहिए। अरब मूल के जो फ़लस्तीनी वहाँ रहते थे उन्होंने फ़लस्तीन देश की स्थापना का दावा किया वहाँ पर। तो इसे लेकर के जो विवाद चल रहा था उसके मद्देनज़र भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो काफ़ी उनका भावनात्मक चूँकि इस मुद्दे से लगाव था, तो भारत काफ़ी हिचक रहा था इजराइल के साथ औपचारिक रिश्ते विकसित करने में। तो 1950 में हालांकि भारत ने इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी, लेकिन इजराइल के साथ खुला था मुंबई में, कॉन्सुलेट को खुला रहने दिया क्योंकि जो व्यवहारिक आदान प्रदान था वो इजराइल के साथ उस बम्बई में जो कॉन्सुलेट के जरिए ही होता रहा जी। लेकिन जो पूर्ण स्तर का जो राजनयिक संबंध है वो पहली बार 1992 में स्थापित किया गया। तब भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते सामान्य करने का ऐलान किया और दोनों देशों में फिर औपचारिक तौर पर एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोले गए और राजनयिक संबंध फिर से स्थापित हो गए, राजनीतिक रिश्ते बनने शुरू हो गए। और 1992 में जब भारत और इजराइल के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार था वो करीब कुछ $100 मिलियन का होता था, जो आज बढ़कर के करीब $8 अरब तक हो गया है। तो ये जो रिश्ते विकसित हुए हैं आर्थिक क्षेत्र में, भारत और इजराइल के बीच रिश्ते सबसे पहले रक्षा क्षेत्र में विकसित होने शुरू हुए, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में इजराइल ने जो महारत हासिल की है, रक्षा शस्त्र प्रणालियों के क्षेत्र में जो इजराइल ने जो महारत हासिल की है वो दुनिया में अद्वितीय है। बिल्कुल, रक्षा के क्षेत्र, डिफेंस क्षेत्र पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत की साझेदारी इजराइल के साथ। इस पर हमें जानना बहुत ज़रूरी है और रंजीत जी जिस तरह से स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हैं और इस विषय में हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये दोनों देशों की कॉपरेशन है, साझेदारी है, उसमें डिफेंस सेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है। रंजीत जी, देखिए, 1992 के बाद भारत ने जब इजराइल से राजनयिक रिश्ते स्थापित किए तो दोनों देशों के बीच सहयोग का क्षेत्र रक्षा क्षेत्र को ही चुना गया, क्योंकि इजराइल रक्षा क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका था, रक्षा शस्त्र प्रणालियों के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका था और भारत को तब शीत युद्ध का दौर ख़त्म हुआ था और
अमेरिका के साथ नए नए रिश्ते बनने शुरू हुए थे, लेकिन भारत पर कई तरह के तकनीकी प्रतिबंध लगे हुए थे। भारत को आधुनिक शस्त्र प्रणालियां देने से विकसित देश इनकार करते थे। ऐसी स्थिति में इजराइल आगे आया और इजराइल ने भारत को कई तरह की संवेदनशील शस्त्र प्रणालियों का निर्यात किया, भारत के साथ साझा किया, भारत को मिसाइलें बनाने में सहयोग दिया, भारत को जो कई तरह की रक्षा तकनीक है, जो एवियोनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो आधुनिक तकनीक वाले क्षेत्र हैं, इसमें भारत को कई तरह की मदद प्रदान की और भारत की सेनाओं की ताकत बढ़ाने में इजराइल ने काफ़ी मदद प्रदान की। और यही वजह है कि आज भारत और इजराइल के बीच 2.5-3 अरब डॉलर का सालाना रक्षा व्यापार होने लगा है। इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा साझेदार के तौर पर उभर चुका है और इजराइल के तौर पर भारत ने एक रक्षा साझेदार इजराइल को एक रक्षा साझेदार के तौर पर देखना शुरू किया और रक्षा साझेदारी का जो क्षेत्र है वो बढ़कर के उसने विस्तार लिया और दूसरे आर्थिक क्षेत्रों में भी विस्तार लेना शुरू किया। जैसे कृषि के क्षेत्र में भी इजराइल ने काफ़ी महारत हासिल की है। इजराइल ने जल संरक्षण के क्षेत्र में महारत हासिल की है। तो ये सभी तकनीक भारत को चाहिए। भारत को न केवल वाटर का जो जल और इरिगेशन जल शुद्धिकरण की जो तकनीक है, डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं, इजराइल की तकनीक काफ़ी विकसित मानी जाती है। और चूँकि जल सुरक्षा वाटर सिक्योरिटी एक अहम मसला है भारत के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाना भारत के लिए एक अहम मसला है और ये इन दोनों क्षेत्रों में इजराइल के सहयोग से भारत अपने कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि कर सकता है, अपने जल संरक्षण के लिए नए उपाय कर सकता है। जो जल संकट भविष्य में आने की आशंका जाहिर की जा रही है, उससे बचने की तैयारी यदि करनी है तो इजराइल के जल तकनीक को अपनाना होगा। तो इजराइल कई तरह से भारत को मदद कर सकता है। भारत और इजराइल के बीच आज एक बहुआयामी रिश्ते विकसित हो चुके हैं। हालांकि इजराइल के साथ भारत ने रिश्ते काफ़ी हिचक दिखा करके विकसित करने शुरू किए। एक राजनीतिक तौर पर एक हिचक रहती थी भारत में कि इजराइल के साथ रिश्ते विकसित हो रहे हैं तो खुले में विकसित न हुआ, उस पर एक पर्दा डाल करके, उस पर आवरण चढ़ा करके रिश्ते विकसित किए गए। और आज हालांकि रिश्ते काफ़ी खुले सार्वजनिक हो चुके हैं भारत और इजराइल के बीच, लेकिन और इसके बावजूद भारत ने जो अरब देशों के साथ जो फ़लस्तीन मसले को लेकर के जो विवाद चलता रहा है, उस पर भारत ने एक सैद्धांतिक रवैया अपनाया है और उस सैद्धांतिक रवैये को छोड़े बिना भारत ने इजराइल के साथ रिश्ते विकसित किए हैं। तो भारत ने दोनों पक्षों के बीच एक संतुलन बना करके इजराइल के साथ रिश्ते गहरे करने में कामयाबी पाई है। जी, और दूसरी तरफ अगर चीन की बात करें तो इजराइल के साथ हमारे संबंध क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है चीन का जो बढ़ता प्रभाव है अरब देशों को, उसको कम करने की दिशा में इजराइल और भारत के संबंध बहुत अहम हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रंजीत जी, अरब देशों पर हाल के दिनों में चीन का प्रभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता हुआ देखा गया है। चीन का आर्थिक दबदबा अरब देशों पर काफ़ी बढ़ गया है। चीन के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके जो उत्पाद हैं वो अरब देशों पर छा चुके हैं। तो चीन का अरब देशों पर दबदबा काफ़ी बढ़ गया है और आर्थिक दबदबा बढ़ने से राजनीतिक दबदबा भी बढ़ जाता है। तो चीन अरब देशों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी स्थापित करने में की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इसे अगर संतुलन प्रदान करना है, इस पर यदि रोक लगानी है तो भारत और इजराइल को साथ आगे आना होगा। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कुछ महीने पहले उठाया गया, जब वेस्ट एशिया क्वाड के नाम से 4 देशों का एक समूह बनाया गया। तो इस वेस्ट एशियन क्वाड में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हुआ। और चारों देश मिलकर के जिस तरह से पश्चिम एशिया की राजनीतिक स्थिति पर नज़र रखेंगे, पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक सहयोग का रिश्ता बनाएंगे, वो काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। भारत को उस क्षेत्र में अपनी पांव जमाने में, अपना प्रभुत्व का विस्तार करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। ये जो क्वाड का जो गठन हुआ है, तो भारत इजराइल के सहयोग से पश्चिम एशिया के इलाके पर अपना राजनीतिक प्रभाव का विस्तार कर सकता है, आर्थिक संबंध को और गहरे कर सकता है। तो भारत के लिए काफ़ी अहम है। इजराइल के साथ जो साझेदारी का रिश्ता विकसित हुआ है वो भारत के लिए काफ़ी अहम है। जी, और हम अगर हाल ही के सौदों की बात करें या जिस तरह से हमारी जो ट्रेड रिलेशंस है उनकी बात करें, इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें, तो कौन से हमारी हाल ही के समय में उनसे हमारे समझौते हुए हैं?
देखिए, भारत और इजराइल के बीच आर्थिक रिश्तों को और गहराई प्रदान करने के लिए मुक्त व्यापार समझौता करने की बातचीत चल रही है, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट करने की बात चल रही है। यदि ऐसा हो जाता है तो इजराइल की जो कंपनियां हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज वाली कंपनियां हैं, वो अपनी तकनीक लेकर के भारत आएंगी, अपनी तकनीक के बल पर भारत में कारखानों की स्थापना करेंगी। भारत के मानव संसाधन का जो कुशल मानव संसाधन भारत में, जो टैलेंटेड स्किल्ड मैन पावर है भारत में, उसका सदुपयोग इजराइल की कंपनियां भारत में निवेश करके कर सकती हैं। तो इससे दो तरफा लाभ होगा भारत और इजराइल को। एक, इजराइल की तकनीक भारत में बिकेगी और इजराइल भारत के मानव संसाधन के जरिए अपने उत्पादों का विश्व भर में निर्यात कर सकता है। तो भारत और इजराइल एक जो आर्थिक साझेदारी विकसित करने की ओर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो दोनों देशों के लिए काफ़ी अहम माना जाएगा, दोनों देशों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। जी, और अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें या R&D की बात करें, इनोवेशन सेक्टर की बात करें, तो क्योंकि अभी भी हमने देखा हाल ही में एक डेलीगेशन इजराइल गया हुआ है एजुकेशन सेक्टर को लेकर, तो वहाँ की जो इस तरह कहा जाए शिक्षा में क्या इनोवेशन वो कर रहे हैं, किस तरह की उनकी पैडागॉजी, किस तरह से पढ़ाया जाता है, वो सीखने क्या क्या और बातें इजराइल से सीखी जा सकती हैं अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें या मान लीजिए R&D की बात करें, इनोवेशन की बात करें। इजराइल अपनी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हासिल कर चुका है, उसी के बल पर वो आज एक दुनिया की तकनीकी ताकत बन चुका है। स्वाभाविक है कि इजराइल के जो शिक्षण संस्थान हैं वो काफ़ी एडवांस्ड तरीके से अध्ययन पठन पाठन करवाते हैं। तो वहाँ पर भारतीय छात्रों का जाना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। काफ़ी स्टैंडर्ड के माने जाते हैं इजराइल के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेज हैं, तो वहाँ पर भारतीय छात्रों का जाना हाल के वर्षों में काफ़ी बढ़ गया है। भारतीय छात्र काफ़ी अधिक संख्या में वहाँ जाने लगे हैं। तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आदान प्रदान हो रहा है, उससे इजराइल को भी फ़ायदा है, भारत को भी फ़ायदा है। भारतीय छात्र उच्च स्तर के शिक्षा ग्रहण करके भारत लौट करके भारत में अपना योगदान कर सकते हैं, भारतीय कंपनियों में अपने कौशल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भारत और इजराइल दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। रंजित, शुरुआत में जिस तरह हमने डिफेंस सेक्टर की बात की, तो इजराइल एक तरह से देखा जाए जिन जिन देशों से वो घिरा हुआ है, चाहे सीरिया है, चाहे फिलिस्तीन है, चाहे इजिप्ट है, और काफ़ी यूरोप के पास भी है। तो ऐसे में जो वहाँ की स्थितियाँ हैं दूसरे देशों के साथ हॉस्टाइल रिलेशंस को लेकर, और एक तरफ भारत को हम देखें, भारत की जो स्थिति है, तो स्ट्रैटेजी के लिहाज से इजराइल से क्या सीखा जा सकता है? इजराइल ने अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए जिस तरह से अपनी सेनाओं को मजबूती प्रदान की है, जिस तरह से सेनाओं को मजबूत किया है, आधुनिक शस्त्र प्रणालियों का विकास करके अपनी सेनाओं की ताकत बढ़ाई है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इजराइल की जो सीमाएं हैं उन पर काफ़ी सुरक्षा का माहौल रहता है। इजराइल के जो सैनिक हैं लगातार हमेशा उनकी चौकसी करते रहते हैं। तो ये जो चौकसी करने की जो प्रणालियाँ हैं इजराइल में काफ़ी उन्नत तरीके से विकसित हो चुकी हैं, और इजराइल इस तकनीक को भारत के साथ शेयर भी कर रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा है, वहाँ पर इस तरह की तकनीक का उपयोग भारत कर रहा है। तो इजराइल की उन्नत तकनीक से भारत लाभ उठा सकता है पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ को रोकने में। तो ये जिस तरह की ताकत इजराइल हासिल कर चुका है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह की ताकत वो हासिल कर चुका है, जिस तरह की महारत वो हासिल कर चुका है, भारत उससे काफ़ी कुछ सीख सकता है। जी, तो भारत काफ़ी कुछ सीख सकता है इजराइल से। जब स्ट्रैटेजी की बात आती है या डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र की बात आती है, उसमें कॉपरेशन की बात आती है, और कई सेक्टर्स की हमने बात की, ट्रेड की हमने बात की, ट्रेड में अगर इकोनॉमी की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो यहाँ हमारे जो संबंध है पिछले 30 सालों में किस तरफ गए, और आगे हम क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं, क्या विजन लेके चल रहे हैं दोनों देश इस ट्रेड में, इकोनॉमी के सेक्टर में रिलेशंस को, इस साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में? देखिए, भारत और इजराइल के बीच रक्षा क्षेत्र में साझेदारी तो बहुत मजबूत स्थापित हो चुकी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच साझेदारी का रिश्ता और मजबूत हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता हो। तभी खुल करके इजराइल की कंपनियां भारत में निवेश करने आएंगी, अपनी उन्नत तकनीक लेकर के भारत आएंगी। इजराइल की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भारत में आएंगी, तो उससे भारत के उद्योग को काफ़ी लाभ होगा। भारत में जो कुशल मानव संसाधन है उसका समुचित इस्तेमाल हो पाएगा। तो यह जो भारत और इजराइल के बीच जो साझेदारी का रिश्ता विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, वह भारत के लिए तो फ़ायदेमंद साबित होगा ही, इजराइल के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा,
क्योंकि इसराइल एक बहुत छोटा देश है, उसके जी। पास कारखाने स्थापित करने के लिए बड़े इलाके नहीं हैं। जो भारत मुहैया करा सकता है वो इसराइल के पास नहीं है। भारत के पास जो मानव संसाधन है वो इसराइल के पास नहीं है, लेकिन इसराइल के पास तकनीक है। तो भारत का मानव संसाधन और इसराइल की तकनीक दोनों को मिला दिया जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा दोनों देशों के लिए। दोनों देश मिल करके दुनिया के बाज़ार पर अपने उत्पादों से छा सकते हैं। एक बहुत बड़ी कामयाबी इस दिशा में हासिल कर सकते हैं। इस नज़रिए से भारत और इसराइल को अपना आर्थिक सहयोग का रिश्ता मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना होगा। जी, तो कई पहलू हैं, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां इसराइल और भारत अपनी जो साझेदारी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रेड की बात आती है, जब इकोनॉमिक रिलेशंस की जब बात आती है, रक्षा के क्षेत्र में हम कई पड़ाव पार कर चुके हैं, कई इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो ये हमारी चर्चा रही इसराइल और भारत के रिश्तों पर। किस क्षेत्र में हम साझेदारी कर सकते हैं, किस क्षेत्र में हम साझेदारी बढ़ा सकते हैं, भारत के लिए क्यों इसराइल महत्वपूर्ण है या इसराइल के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है। इन्हीं सब पहलुओं पर आज हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की। और अगर आपको ये वीडियो, ये चर्चा पसंद आई तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर कर सकते हैं। और इस विषय में आपको लगता है कि और भी कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं हमसे। हम लगातार आपके सवालों का इंतज़ार रहता है और हम सारे सवालों को, आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं। आप इस चर्चा के दौरान भी, अगर जब भी हम लाइव आते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अपने व्यू हैं, अपने ओपिनियन है वो इस पर रख सकते हैं। या आप चाहते हैं कुछ और विषय ऐसे हैं जिस पर या किसी और पहलू पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, या मान लीजिए इसराइल के साथ जो हमारे डिफेंस सेक्टर पर हमारा कॉपरेशन है उस पर आप चाहते हैं कि हम लंबा डिस्कशन करें तो उस पर हम कर सकते हैं। या ट्रेड इकोनॉमी में क्या संभावना है दोनों देशों के बीच, उस पर कर सकते हैं। तो जब हम भारत के मानचित्र से बाहर निकलते हैं तो और कौन से देश हैं, उनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, हमारे देश पर क्या असर पड़ता है, किस तरह से वो हमें उन्नत बना सकते हैं, क्या हम अपना योगदान दे सकते हैं, किस तरह भारत की इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है उनके साथ कॉपरेशन का। तो ये सारे पहलू हैं जिन पर हम कोशिश करते हैं कि आपको उनसे अवगत कराएं, आपको उनसे रूबरू कराएं। और अलग अलग देशों के विषय में हम बातचीत करते हैं, उनकी कल्चर के बारे में बातचीत करते हैं, उनकी जो संस्कृति है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलते चलते आपकी कंक्लूडिंग कमेंट रंजीत जी, चाहे हम सीरियस सेक्टर्स की बात करें, चाहे डिफेंस की, ट्रेड की, और चाहे हम कल्चर रिलेशंस की बात करें, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इजराइल भारत का सच्चा दोस्त साबित हुआ है और इजराइल और भारत के बीच जो रिश्ते विकसित हो रहे हैं वो आपसी सामरिक हितों के लिए हम तो रखते ही हैं, भविष्य के लिए भी दोनों काफ़ी अहमियत रखते हैं। देखिए, इजराइल ने संकट के वक्त भारत का साथ दिया। 1999 में कारगिल पर जब पाकिस्तान की सेनाएं चढ़ गई थी, उस समय पाकिस्तान की सेनाओं को खदेड़ने के लिए जिन शस्त्र प्रणालियों की ज़रूरत थी, इजराइल ने आपात स्थिति में उन्हें भारतीय सेनाओं को मुहैया कराई। तो भारतीय सेनाओं को जिस तरह से इजराइल ने संकट के वक्त मदद दिया है वो भारतीय नेतृत्व को याद है। भारतीय नेतृत्व, भारतीय जनमानस उसे कभी नहीं भूलेगा। इजराइल भी भारत के साथ रिश्तों को लेकर के काफ़ी उत्साहित है। दोनों देश मिलकर के पश्चिम एशिया में एक साझी भूमिका निभा सकते हैं जी। एक साझी भूमिका के जरिए अपना दबदबा स्थापित कर सकते हैं, अरब के इलाके पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। तो भारत और इजराइल के बीच जिस तरह से सामरिक साझेदारी का रिश्ता आर्थिक क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में विकसित हो रहा है, वो न केवल आपसी हितों के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी काफ़ी अहम साबित होंगे। जी, और अगर हम कल्चरल रिलेशंस की बात करें तो आप इजराइल और भारत को किस तरफ जाते हुए देखते हैं? दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का रिश्ता भी विकसित हो रहा है। इजरायली मूल के जो यहूदी होते हैं वो भारत में भी काफ़ी संख्या में रहते हैं। जी। इजराइल और भारत के बीच जी। सांस्कृतिक संबंधों को कभी विस्तार देने की बात काफ़ी चल रही है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, हम उम्मीद करते हैं उन्हें ये लाइव वीडियो पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वो शेयर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले व्यूअर्स हैं वो इसे शेयर करेंगे, इसे लाइक करेंगे और लगातार अपनी राय आप देते रहते हैं हमारे कॉमेंट बॉक्स पर। तो आपके जो भी ओपिनियन है आप उन्हें हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव से जुड़ने के लिए, और हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं उन्हें आप इसी तरह देखते रहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया
इस लाइव से जुड़ने के लिए। और रंजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।